नमस्कार दोस्तों। डेट आज की 29 मई 2025 है। स्वागत है आपका एटोरियल डिस्कशन में। आज 3 इश्यूज हम डिस्कस करेंगे, तीनों डिटेल से। सबसे पहला आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे फाइनेंशियल सेक्टर में रिफॉर्म्स से संबंधित, इकोनॉमी का आर्टिकल है, अच्छा है। दूसरा आर्टिकल आज हम डिस्कस करेंगे लर्निंग से संबंधित, एक्सपेरिमेंटल लर्निंग, ये भी बहुत ज़बरदस्त आर्टिकल है एजुकेशन का। और तीसरा आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे जापान को पीछे छोड़ के अब इंडिया चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गया है, क्या करना बाकी है, कितनी बड़ी अचीवमेंट है। तीनों इश्यूज, तीनों डिटेल से, एग्जाम के लिए तीनों इंपॉर्टेंट। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। हमारी आज के डिस्कशन में फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स से संबंधित है। अपना सिलेबस में जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हम। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, फाइनेंशियल सेक्टर का मतलब क्या है। अगर देखो, एक देश की इकोनॉमी, अगर कार है ना, तो कार का इंजन है फाइनेंशियल सेक्टर। फाइनेंशियल सेक्टर में ये सब चीज़ें आ जाती हैं, जैसे बैंक, इंश्योरेंस और म्यूचुअल फंड, ये सब। इनको BFSI भी बोल देते हैं, बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस। लेकिन देखो, राइटर बोलते हैं आज के समय में ना हमारे देश के फाइनेंशियल सेक्टर में बहुत सारी इनएफिशिएंसीज हैं। और मेनली ना राइटर 5 इश्यूज़ के बारे में बताते हैं कि कौन से ऐसे 5 इश्यूज़ हैं हमारे देश के फाइनेंशियल सेक्टर में जहां पे अर्जेंट रिफॉर्म्स की आवश्यकता है। तो एक एक करके उन 5 इश्यूज़ को हम डिस्कस करेंगे पॉइंट वाइज फॉर्म में। सबसे पहले है नॉमिनेशन कन्फ्यूजन। नॉमिनेशन क्या होता है? जैसे देखो, हम बैंक में ना नॉमिनी डिक्लेयर करते हैं। जैसे जो बैंक अकाउंट होल्डर है, उसकी मान लीजिए सडन डेथ हो गई, तो उसके जो अकाउंट में पैसा है वो किसको मिलेगा? तो इसके लिए ना वो अकाउंट होल्डर नॉमिनी डिक्लेयर करता है। आपने भी किया होगा, सब करते हैं। वैसा ही नॉमिनी इंश्योरेंस में भी होता है, वैसा ही नॉमिनी सिस्टम म्यूचुअल फंड में भी होता है कि कल को डेथ हो जाए तो वो पैसा किसको मिलेगा। तो पहला इशू ये है, अलग अलग बैंकों में ना अलग अलग रूल्स हैं नॉमिनी से संबंधित। अलग अलग म्यूचुअल फंड में अलग अलग रूल्स हैं, अलग अलग इंश्योरेंस में सेक्टर में अलग अलग रूल्स हैं। कहीं पे एक नॉमिनी डिक्लेयर करना अलाउ होता है, कहीं पर मल्टीपल नॉमिनी डिक्लेयर करना अलाउ होता है। कई जगहों पर देखो, इवन इसमें भी कन्फ्लिक्ट है, नॉमिनी और लीगल हेयर, मतलब लीगल उत्तराधिकारी वर्सेस बैंक में जो नॉमिनी अपॉइंट किया हुआ है, दोनों में कौन प्रिवेल होगा। समझ गए? मैं आपको एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए कोई पर्सन है जिसका नाम है ए। अब उसने ना अपनी विल लिखी। विल में ना वो ये बता के गया कि मेरी जो असली उत्तराधिकारी है वो उत्तराधिकारी है मेरा बेटा। अब कायदे से लीगल हेयर है उसका बेटा, लेकिन बैंकों में उस ए पर्सन ने नॉमिनी लिखा हुआ है अपनी डॉटर को या किसी दूसरे बेटे को। तो दोनों में कन्फ्लिक्ट हो गया, किसकी चलेगी? मतलब असल में पैसा मिलेगा किसको? बैंक में उस पर्सन ने जो नॉमिनी अपॉइंट किया है उसको, या फिर अलग से उसने जो अपनी विल लिखी है कि मेरा असली उत्तराधिकारी यही है, तो किसको पैसा मिलेगा? तो नॉमिनेशन का ना कोई हार्मोनाइज्ड फ्रेमवर्क नहीं है। क्लियर लॉज होने चाहिए ताकि कोई इनजस्टिस ना हो। जहां पे देखो लॉ में कंफ्यूजन है ना, वहां पे इनजस्टिस होता ही है। ये पहला इशू है। दूसरा है कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट क्राइसिस। बॉन्ड का सीधा मतलब क्या होता है? हमने किसी कंपनी के बॉन्ड परचेज किए, मतलब हम कंपनी को लोन दे रहे हैं। कंपनी हमें रेगुलर बेसिस पे इंटरेस्ट देगी और मेच्योरिटी आने पे, जितने साल के बॉन्ड है, मेच्योर होने पे हमें अपना प्रिंसिपल वापस मिल जाएगा। तो एक प्रकार का लोन होता है बॉन्ड। राइटर बोलते हैं हमारे देश में ना कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट ना बहुत ज़्यादा वीक है। कंपनीज को पैसा मिलता ही नहीं है, बॉन्ड लोग परचेज करते ही नहीं है, अवेयरनेस ही नहीं है बॉन्ड के बारे में, जिस वजह से ना कंपनीज के पास में लिक्विडिटी नहीं आ पाती। उन्हें मजबूरी में बैंकों के पास में ही जाना पड़ता है लोन लेने के लिए, और बैंकों से लोन महंगा मिलता है, कई बार मिलता भी नहीं है। अगर कॉर्पोरेट बॉन्ड ज़्यादा बिकें, कंपनीज को आसानी से पैसा मिलेगा, वो आसानी से एक्सपेंड कर सकती हैं, ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, ज़्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जनरेट होंगी, ज़्यादा लोग ग्रो करेंगे, मतलब देश ग्रो करेगा, इकोनॉमी ग्रो करेगी। लेकिन हमारे देश में बॉन्ड मार्केट बहुत शैलो है, बहुत कम बिकते हैं, जो बिकते हैं उनमें भी ट्रांसपेरेंसी नहीं है। समझ गए? तो ये सब चीज़ें हैं। अब एक एग्जांपल दिया जाता है, जैसे आरबीआई ने ना एनएससी को ये बोला, आप ना सेकेंडरी बॉन्ड मार्केट डेवलप कीजिए देश में, लेकिन ना एनएससी ने उसे इग्नोर कर दिया। क्यों इग्नोर कर दिया? उन्हें ये लगता है, एनएससी को लगता है कि यार इक्विटी ज़्यादा बिक रही है, मतलब ये जो शेयर्स हैं
वो ज़्यादा बिक रहे हैं तो हमारा ज़्यादा कमीशन बनेगा, और सेकेंडरी बॉन्ड मार्केट बन गई तो फिर हमें फ़ायदा कम होगा। इस वजह से एनएससी ने सेकेंडरी बॉन्ड मार्केट को डेवलप किया ही नहीं। तो ये है दूसरा इशू। अब बात करते हैं तीसरा इशू, ओनरशिप, ट्रांसपेरेंसी एंड एफएटीएफ। अब देखो, एफएटीएफ है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ये क्या रोकती है? ये मनी लॉन्ड्रिंग रोकती है। मनी लॉन्ड्रिंग मतलब ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट करना। अब देखो, कोई भी कंपनी होती है ना, कोई भी कंपनी के पीछे असल में होता तो कोई पर्सन है ना। कंपनी जो प्रॉफिट कमा रही है उसका फायदा किसी पर्सन को ही हो रहा है ना एक्चुअल में, जिसके शेयर हैं कंपनी में, समझ गए? तो उस पर्सन को कहते हैं अल्टीमेट बेनिफिशियल ओनरशिप। मतलब कंपनी के पीछे मुखौटा कौन है, कंपनी के फायदे में असल फायदा किस पर्सन को हो रहा है, वो होता है अल्टीमेट बेनिफिशियल ओनरशिप। कंपनी का तो नाम होता है, असल में उसकी ओनरशिप तो किसी पर्सन के पास में होती है ना, तो वही पर्सन है अल्टीमेट बेनिफिशियल ओनरशिप। अब देखो, एफएटीएफ ये बोलता है अल्टीमेट बेनिफिशियल ओनरशिप क्लियर होनी चाहिए, ताकि इन्वेस्टर्स को भी पता लगे कि जिस कंपनी में हम पैसा लगा रहे हैं उस कंपनी का मालिकाना हक किसके पास में है, किसकी कंपनी में हम पैसा लगा रहे हैं। तो एफएटीएफ ने तो देखो ओनरशिप रखी है 25% का थ्रेशोल्ड रखा है। मतलब फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स बोलती है कि कंपनी में जिसका भी 25% से ज्यादा पैसा है ना, उसके बारे में इन्वेस्टर्स को सबको पता होना चाहिए कि इस कंपनी में इस पर्सन का 25% से ज्यादा पैसा है। लेकिन इंडिया ने ना ये थ्रेशोल्ड रखा है सिंपल कंपनीज के लिए 10% और पार्टनरशिप कंपनीज के लिए 15%। मतलब समझ गए, कंपनीज में जिसका भी 10% से ज्यादा पैसा है, सेबी कहता है आप बताओ किसका पैसा है ये 10% से ज्यादा। और पार्टनरशिप कंपनी है तो जिसका भी 15% से ज्यादा पैसा है वो बताओ कि भाई किसका पैसा है ये सेबी बोलता है। लेकिन राइटर ये बोलते हैं कि सेबी बोलता है, लोग ना फिर भी इसका मिसयूज कर लेते हैं। ओनरशिप टुकड़ों में बांट दी, 9.99%, 9.99%, इस प्रकार से ओनरशिप डिवाइड कर दी ताकि डिस्क्लोज ना करना पड़े कि किसका पैसा है। सेबी कई बार बोलता है कंपनीज को, फंड्स को कि भैया डिक्लेयर करो किसका पैसा लगा है कंपनी में, लेकिन वो कंपनीज इग्नोर कर देती हैं। बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो मॉरिशस में रजिस्टर्ड होती हैं, इंडिया की शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करती हैं, और सेबी जब उनसे पूछता है कि बताओ अल्टीमेट ओनर कौन है, अल्टीमेट बेनिफिशियरी ओनरशिप किसके पास में है, तो वो कंपनीज कई बार इग्नोर कर देती हैं। सेबी एक्शन लेने में डिले करता है, समझ गए? तो ये ओपेक इन्वेस्टमेंट जब रहता है ना, तो इससे इन्वेस्टर्स का भी जो ट्रस्ट है वो कम होता है, क्रेडिबिलिटी कम होती है उस देश की शेयर मार्केट में। तो यहाँ पे रिफॉर्म आना चाहिए। फिर नेक्स्ट है रिटायरमेंट प्लानिंग प्रॉब्लम्स। हमारे देश में ना ज़्यादातर लोग देखो रिटायरमेंट प्लानिंग कैसे करते हैं, इंश्योरेंस कंपनीज के ना एन्यूटी प्रोडक्ट्स परचेज करते हैं। एन्यूटी प्रोडक्ट्स में क्या होता है कि आपने 50 लाख रुपए दे दिए लमसम एक साथ, 20 लाख रुपए दे दिए, फिर आपको थोड़ा थोड़ा करके पेंशन की फॉर्म में मिलता रहता है, 20,000 रुपये पेंशन मिलता रहेगा जब तक आपकी डेथ नहीं होगी। तो इस प्रकार से जो एन्यूटी प्रोडक्ट्स हैं ना, ये डोमिनेट करते हैं हमारे देश में। अगर कोई पर्सन रिटायरमेंट अपना प्लान करना चाहता है तो राइटर बोलते हैं यार ये जो एन्यूटी प्रोडक्ट्स हैं ना बहुत एक्सपेंसिव हैं, इंश्योरेंस कंपनीज 2-2% का मार्जिन ले लेती हैं। अब ये 2-2% का मार्जिन एक साल में आपको कम लगेगा, लेकिन कंपाउंडिंग बहुत ज़्यादा हो जाता है ये, समझ गए? मान लीजिए 10,000 का लॉस हुआ आपको एक साल में, अब वही आप 10,000 इन्वेस्ट करोगे तो आपको कॉस्ट बेनिफिट ज़्यादा होता, फिर अगले साल फिर 10,000 का, फिर अगले साल फिर 10,000 का, ऐसे इकट्ठा हो के आपका लॉस बहुत ज़्यादा हो जाता है। 2% मार्जिन लेती हैं जो इंश्योरेंस कंपनीज। तो फिर सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन ये है ना, जीरो कूपन गवर्नमेंट बॉन्ड्स परचेज कर सकते हैं लोग। जीरो कूपन गवर्नमेंट बॉन्ड्स डायरेक्ट गवर्नमेंट से परचेज करें, किसी कोई बीच में बिचौलिया ना हो, डायरेक्ट गवर्नमेंट से परचेज करें, और ये अच्छा अल्टरनेटिव है जीरो कूपन गवर्नमेंट बॉन्ड। इसमें ऐसा होता है जैसे 90 रुपये के परचेज कर लिए 5 साल के लिए, और 5 साल बाद सरकार ने हमें 100 रुपये दे दिए, डिस्काउंट पे मिलते हैं, और फिर पूरे पैसे सरकार दे देती है। अभी तक आरबीआई सरकार ने कोई बड़े स्केल पे रिटायरमेंट प्रोडक्ट नहीं लॉन्च किए हैं, यहाँ पे रिफॉर्म की जरूरत है। फिर है शैडो बैंकिंग रिस्क। शैडो बैंकिंग रिस्क मतलब कुछ फर्म्स ना बैंकिंग जैसा काम कर रही हैं लेकिन बैंकिंग जैसे रूल को फॉलो नहीं कर रही हैं, ये होता है शैडो बैंकिंग। कुछ एनबीएफसी ब्रोकर क्या करते हैं, बैंक्स की तरह काम करते हैं बट अंडर रेगुलेटेड हैं, रेगुलेशन उनका नहीं हो रहा है, रूल्स वो फॉलो नहीं कर रहे हैं। अब
रिटेल इन्वेस्टर्स को ये एनबीएफसीज ना पैसा देती हैं, वैसे पैसा दिखाती हैं कि जैसे हमने ना इन्वेस्टमेंट की है, बट वो लोन के तौर पे होता है और बहुत भारी भरकम इंटरेस्ट इनसे ले लिया जाता है। लोगों को पता ही नहीं लग रहा कि जो इन्वेस्टमेंट की है किसी ने उसमें लोन है। राइटर बोलते हैं 2008 में ना यूएस में फाइनेंशियल क्राइसिस आए थे, वो शैडो बैंकिंग के कारण स्टार्ट हुए थे। यूरोपियन यूनियन शैडो बैंकिंग से बैंकिंग से संबंधित डेटा कलेक्ट करती है, बट इंडिया में सिस्टम नहीं है, तो यहाँ पे भी रिफॉर्म लाने की आवश्यकता है। फाइनल स्ट्रेटेजी रोड मैप यही है, नॉमिनेशन वाला सिस्टम हार्मोनाइज करो, कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट डेवलप करो, एफएटीएफ के जो यूबीओ नॉर्म्स हैं उनको इन्फोर्स करो, जीरो कूपन बॉन्ड को प्रमोट करो फॉर रिटायरमेंट प्लानिंग, और सबसे लास्ट में शैडो बैंकिंग में ट्रांसपेरेंसी लेके आओ। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। अब देखो ये 5 इश्यूज थे, आपको पता लग गए। अब इसमें डिस्कस करते स्लाइड्स में कुछ पता लग रहा है क्या, मतलब कौन सा इशू क्या पूरा घोलमेल है। अब आप भूलोगे नहीं, 5 इश्यूज हैं जिनमें रिफॉर्म किया सकता है फाइनेंशियल सेक्टर में, और मुझे याद है शैडो बैंकिंग है, रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए जीरो कूपन बॉन्ड होने चाहिए, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का यूबीओ, और नॉमिनेशन में पूरा फ्रेमवर्क होना चाहिए, मतलब क्लियर फ्रेमवर्क, और लास्ट आप बताओ कमेंट बॉक्स में लास्ट कौन सा है। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल है हाउ स्टूडेंट्स कैन लर्न मोर एफिशिएंटली। ये भी काफ़ी अच्छा आर्टिकल है। अपने सिलेबस में जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। इस आर्टिकल को भी हम ना पॉइंट वाइज फॉर्म में डिस्कस करेंगे ताकि पॉइंट्स आपको याद रहें। क्वेश्चन का टाइटल क्या था, कैसे स्टूडेंट्स बेहतर ढंग से सीख सकते हैं। आंसर है एक्सपेरिमेंटल लर्निंग। एक्सपेरिमेंटल लर्निंग होता क्या है? एक्सपेरिमेंटल लर्निंग मतलब एक्सपीरियंस से सीखना, सिर्फ थ्योरी से नहीं। पहले प्रैक्टिस करो और फिर रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन मतलब सोचो, आगे और ज़्यादा डिटेल से आएगा। डेविड कोल्ब एक रिसर्चर थे, डेविड कोल्ब, ये देखो यहाँ पे डेविड कोल्ब कहते हैं लर्निंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें देखो एक्सपीरियंस का ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। जब एक्सपीरियंस का ट्रांसफॉर्मेशन होता है तभी बेस्ट ढंग से स्टूडेंट जो है वो सीखता है। जैसे यहाँ पे देखो स्टेप्स, पहले एक्सपेरिमेंट करो मतलब प्रैक्टिस करो। जैसे खेती के बारे में आपने सीखा है, एग्रीकल्चर के बारे में, तो आप एक्सपेरिमेंट करो। एक्सपेरिमेंट करके आपने सोचा उसके बारे में कि जो मैंने एक्सपेरिमेंट किया था, अच्छा ऐसे फसल प्रोड्यूस होती है, ऐसे सनलाइट चाहिए, ठीक है। आपने पहले एक्सपेरिमेंट किया, फिर उसके बारे में सोचा, समझा कि अच्छा किसी और तरीके से हो सकता है क्या, ये कोई नया थॉट आपने डेवलप किया, नया थॉट डेवलप करके उसे फिर से रीट्राई किया। इस प्रकार से अगर कोई पर्सन सीखता है ना, ये है एक्सपेरिमेंटल लर्निंग। आगे भी आएगा। एक्सपेरिमेंटल लर्निंग की क्यों आवश्यकता है आज के समय में? देखो आज का सिस्टम ना एग्जाम सेंट्रिक है, फोकस होता है सिर्फ रोट लर्निंग पे, रट्टा मारने पर। बच्चे याद रखते हैं, समझते नहीं है। रिजल्ट सिर्फ ना लोअर ऑर्डर थिंकिंग डेवलप हो पाती है, रिकॉल करना, बस याद करना, ये लोअर ऑर्डर थिंकिंग है। जबकि आप यूपीएससी में देखिए, यूपीएससी में हम सिर्फ याद नहीं करते, हम चीजों को एनालाइज करते हैं। जैसे ये आर्टिकल एक प्रकार से एनालिसिस ही है। हम चीज़ों को एनालाइज करते हैं, हम चीज़ों को इवैल्यूएट करते हैं, इससे हमारी थिंकिंग ज़्यादा डेवलप हो जाती है। यही फ़र्क आ जाता है एक यूपीएससी एस्पायरेंट में और एक आम स्टूडेंट में, क्योंकि आम स्टूडेंट एनालिसिस करता ही नहीं, आम स्टूडेंट क्रिटिकल थिंकिंग करता ही नहीं है, इसलिए उसकी थिंकिंग जो है वो लोअर ऑर्डर रह जाती है, हायर ऑर्डर बनती नहीं। एक देखो ब्लूम टैक्सोनॉमी है, वो बोलता है रिकॉल, अगर आप किसी चीज़ को कर रहे हो तो ये बेस थिंकिंग है कि हाँ बस कोई चीज़ याद कर ली, आप एग्जाम में उसको रिकॉल कर रहे हो। यही तो नॉर्मल स्टूडेंट्स करते हैं स्कूलों में, जो याद करके गए उसको रिकॉल कर लिया। कोई थिंकिंग डेवलप हो रही है? नहीं। अगर आप कुछ क्रिएट करते हो तो वो टॉप थिंकिंग है। क्रिएशन आप कैसे करोगे? जब किसी चीज़ को आप एनालाइज करोगे तभी तो क्रिएशन होगा ना। तो राइटर बोलते हैं रियल रिफॉर्म्स की हमें आवश्यकता है, कॉस्मेटिक चेंज की नहीं। फिर स्कूल सिस्टम की रियलिटी बताते हैं राइटर। आज आप देखिए कैसा है रियलिटी। पब्लिक और प्राइवेट स्कूल्स दोनों में क्वालिटी का गैप है। गवर्नमेंट स्कूल्स में इंफ्रास्ट्रक्चर पुअर है, ट्रेन टीचर्स नहीं है, लैब्स, टॉयलेट्स, वाटर सबकी कमी है, करिकुलम आउटडेटेड है, बच्चे सिर्फ टेस्ट क्लियर करते हैं, सीखते नहीं हैं। और देखो यही तो मेन प्रॉब्लम है कि बच्चे सिर्फ टेस्ट क्लियर कर रहे हैं, सीख नहीं रहे हैं, फिर उनकी जॉब नहीं लगती बाद में। स्कूल देखो सिर्फ मार्क्स के लिए बन गया है कि हाँ भाई मार्क्स प्राप्त करने हैं, 10वीं पास करनी है,
सर्टिफिकेट लेना है और जाना है। जबकि देखो स्कूल ना एक मिनी दुनिया होने चाहिए जहाँ पे बच्चा इमोशनल स्किल्स सीखे, जहाँ पे बच्चा सोशल स्किल्स सीखे, जहाँ पे बच्चा अलग अलग तरह के बैकग्राउंड के लोगों से मिले, टॉलरेंस उसमें आए। स्कूल एक ऐसी दुनिया होनी चाहिए जहाँ पे बच्चा अपने आप को पहचाने, प्रॉब्लम सोल्व करना सीखे। क्या स्कूल, सही बताइए, आज के समय में ऐसा है? नहीं है। स्कूल एक ऐसी दुनिया होनी चाहिए जहां पे बच्चा समाज के लिए कुछ करने के लिए सीखे। नहीं है स्कूल आज के समय में ऐसा। फिर देखो, जो हमने इंट्रोडक्शन में थोड़ी सी बात की ना, उसको अब थोड़ा सा डिटेल से बताया जाता है। कोल्ब का 4 स्टेप का साइकिल है। यह है 4 स्टेप का लर्निंग साइकिल। पहले स्टेप में है कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस। समझ गए? कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस मतलब किसी चीज को प्रैक्टिकली फील करना। जैसे मैंने खेती का एग्जांपल दिया था, खेती के चैप्टर में खुद फील्ड में जाके काम करना, यह है प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। दूसरा स्टेप है रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन, मतलब सोचो, क्या जो सोचा था आपने, खेती के बारे में पढ़ा था, खेत में कहीं वैसा ही हुआ या कुछ अलग हुआ? वहां पे जाके आपने देखा तो आपकी एक्सपेक्टेशन और रियलिटी क्या अलग अलग थी? तो ये होता है, यहां पे डेवलप होता है कॉग्निटिव डिसोनेंस। ये कैसे आता है? ये सोचेंगे तभी तो आएगा कि जो आप सोच के गए थे वैसा ही मिला या नहीं मिला, जो आप पढ़ के गए थे किताब में वैसा ही मिला या नहीं मिला। तीसरे नंबर पे है एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्चुलाइजेशन, मतलब नए थॉट्स डेवलप करना। जो आपने पहले एक्सपीरियंस किया, फिर उसके बारे में सोचा, अब उसके बारे में नए थॉट्स डेवलप करना कि क्या खेती ऐसे भी की जा सकती है, क्या ये ट्राई करेंगे, मतलब समझ रहे हो? नए थॉट्स डेवलप करना, नई अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना सोच के। और फिर दोबारा से एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन करना, मतलब दोबारा से खेत में जाके देखना, अब नई जो थॉट आपने डेवलप किए उसको इंप्लीमेंट करना। ये साइकिल बार बार रिपीट होता है ना, तो जो हम सीखते हैं ना, भयंकर सीखते हैं, भयंकर, कभी नहीं भूलते। और भूलना छोड़िए, नई नई चीजें इनोवेट करते हैं, नई नई चीजें क्रिएट करते हैं। लेकिन हमारे देश में क्या ऐसा होता है? बिल्कुल नहीं होता। गार्डनर का ना एक थ्योरी है, गार्डनर की थ्योरी है मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी। मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी ये कहती है हर बच्चा देखो अलग है, किसी को सुन के समझ में आता है, किसी को खेल के, किसी को लिखने से समझ में आता है, किसी को वीडियो देख के। बट देखो हमारे स्कूलों के सिस्टम में ना सभी तरह की इंटेलिजेंस को आप सेम तरीके से जज करते हो। बस लास्ट में 3 घंटे का पेपर होता है और कौन कितना रिकॉल कर पाता है, बस। तो इसलिए बहुत सारे इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स ना डीमोटिवेट हो जाते हैं। फिर देखो न्यूरोप्लास्टिसिटी, ये भी एक इंपॉर्टेंट टर्म है, न्यूरोप्लास्टिसिटी। मतलब देखो ब्रेन ना, मतलब ब्रेन खुद को नए एक्सपीरियंसेस से ना रीवायर कर सकता है। तो अगर बच्चा प्रैक्टिकल काम करे तो ब्रेन और फास्ट सीखता है, क्योंकि ब्रेन अपने आप को रीवायर कर लेता है। यह होता है न्यूरोप्लास्टिसिटी, एक्सपीरियंस से अपने आप को रीवायर करता है। तो हमें देखो हमारे देश में लर्निंग ना इन्हीं कंसेप्ट्स पे डेवलप करनी होगी, तभी बच्चे सीखेंगे। कैसी लर्निंग हमें डेवलप करनी होगी? इंक्वायरी बेस्ड, बच्चे खुद एक्सपेरिमेंट करें। इसके अलावा कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट होने चाहिए, ग्रुप में काम करने दो, रोल प्ले। महात्मा गांधी का चैप्टर पढ़ाया जा रहा है तो बच्चा खुद गांधी बन के स्पीच दे। आर्ट एंड क्राफ्ट, विजुअल लर्निंग होनी चाहिए, मतलब एक्सपेरिमेंटल प्रोटोटाइप बना के क्लास में कि देखो हार्ट ऐसे काम करता है। इसके अलावा सिमुलेशन या फिर वर्चुअल लैब हो सकती हैं टेक्नोलॉजी के लिए। फ्लिप्ड क्लासरूम, फ्लिप्ड क्लासरूम मतलब पहले टॉपिक घर पे पढ़ के आओ और फिर क्लास में डिस्कस करो, इससे प्रॉब्लम सोल्व होती है। समझ गए? लेकिन देखो ये करना इतना आसान नहीं है, ये करना इतना आसान नहीं है। इसके लिए हमें ट्रेन टीचर्स चाहिए, रिसोर्सेज चाहिए, और ये सब अगर हम करवाएंगे तो एसेस कैसे करेंगे बच्चे को कि बच्चे ने सीखा कितना है? तो उस प्रकार के फिर एग्जाम भी तो लेने पड़ेंगे ना। एकदम से ये नहीं कर सकते, पूरा एजुकेशन सिस्टम चरमरा जाएगा। और कई बार लैंग्वेज बैरियर भी आ जाते हैं इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने में। और अभी फिलहाल देखो ऐसी सिचुएशन जब मिलती है, 8वीं क्लास का बच्चा दूसरी क्लास के क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पाता, तो ये सब लर्निंग हम इम्प्लीमेंट करेंगे तो क्या बच्चा कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो राइटर बोलते हैं देखो एकदम से ये चीज़ें इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हैं, बट धीरे धीरे इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करो। अभी फिलहाल जो चल रहा है वो चलने दो, लेकिन इन चीज़ों को धीरे धीरे इंटीग्रेट करना स्टार्ट कर दो और फिर पुरानी चीज़ों को रिप्लेस कर दो। फाइनल थॉट यही है, सिस्टम अभी पूरी तरह से स्क्रैप मत करो, इनरीच करो।
अभी आप ये चीज़ करवाओ, फील्ड ट्रिप्स करवाओ, बच्चों की फ्लिप्ड क्लासेस हों, बच्चों को बोलो पहले पढ़ के आओ और फिर उनको सिखाओ, उन्हें ज़बरदस्त समझ में आएगा। और लर्निंग को आप मज़ा बना दो। राहुल गांधी का वो डायलॉग नहीं है, मज़ा आया। अब ये मज़ा मैं हर स्टूडेंट को देना चाहता हूँ, समझ गए। अब चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल, इंडिया ने जापान को पीछे छोड़ दिया है और इंडिया अब 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुका है। आपने सिलेबस में जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेस्ट है? नीति आयोग के जो सीईओ हैं BVR सुब्रमण्यम, उन्होंने हाल ही में अनाउंस किया कि इंडिया अब 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुका है पूरी दुनिया में। और इवन IMF की जो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक की रिपोर्ट है ना, उस रिपोर्ट ने भी ये कंफर्म किया कि इंडिया का नॉमिनल GDP अब अप्रोक्सीमेटली $4.19 ट्रिलियन है। अब देखो सिर्फ 3 देश हमसे ऊपर हैं, US, चाइना, जर्मनी। इसको भी अब पॉइंट वाइज फॉर्म में डिस्कस करते हैं। देखो 10 साल पहले तक इंडिया को ना फ्रेजाइल 5 बोला जाता था। फ्रेजाइल 5 समझते हो? मतलब वो 5 कमजोर देश जिनकी इकोनॉमी कोलैप्स कर सकती हैं। कौन से ये 5 देश थे? ये 5 देश थे, देखो, इंडिया, ब्राजील, टर्की, साउथ अफ्रीका, इंडोनेशिया। मतलब मॉर्गन स्टैनली ने बोला था कि इन 5 देशों की जो इकोनॉमी है काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है, क्योंकि इन देशों की इकोनॉमी में ना चैलेंजेस हैं। करंट अकाउंट डेफिसिट है, इन्फ्लेशन यानी महंगाई काफ़ी ज़्यादा है, ग्रोथ स्लो है। उस समय इंडिया का जो रुपी है कमज़ोर हो रहा था। ग्लोबल इन्वेस्टर्स को भरोसा नहीं था कि इंडिया में इन्वेस्ट करें या ना करें। बट देखो फिर 2014 में नई सरकार आती है, थोड़ी सरकार की तारीफ भी है कि लीडरशिप जैसे ही चेंज हुई तो रिफॉर्म की बारिश हो गई। आप देखो आर्टिकल को पॉलिटिकल एंगल से मत देखिए, रिफॉर्म के एंगल से देखिए। इसके बाद राइटर बोलते हैं इंडिया का जो ग्रोथ इंजन है कौन कौन से सेक्टर्स के पिलर पे खड़ा है। सबसे पहले सर्विस सेक्टर में आते हैं जैसे IT, BPO, फिनटेक। इन सब ने ना काफ़ी एक्सपोर्ट किया, वहाँ से इंडिया को काफ़ी फायदा हुआ। इन्फोसिस, TCS, विप्रो जैसी कंपनियां दुनिया के अलग अलग देशों से क्लाइंट्स लेके आईं। सर्विस सेक्टर का जो शेयर है ना GDP में, अब आज के समय में ना 53% हो चुका है। फिर डिजिटल रेवोल्यूशन इंडिया में आई। जियो ने ना चीप इंटरनेट दिया, UPI ने कैशलेस इकोनॉमी को प्रमोट किया। दुनिया का देखो 40% डिजिटल पेमेंट्स इंडिया में ही होता है। आपको ये हैरानी होगी जान के, पूरी दुनिया में जितना डिजिटल पेमेंट होता है ना उसका 40% इंडिया में होता है। फिर यूथ पावर की बात की जाती है। इंडिया में मीडियन एज आज के समय में 28 है। हालांकि लेटेस्ट सेंसस वगैरह कंडक्ट हुआ नहीं है, वैसे काफ़ी समय से हम 28 ही पढ़ रहे हैं, अब तो चेंज हो चुका होगा, लेकिन फिलहाल के लिए 28 ही याद रखिए जब तक नया डेटा नहीं आ जाता। जापान का मीडियन एज कितना है? 49 है। तो इंडिया में यंग पॉपुलेशन है, यंग पॉपुलेशन ज़्यादा काम करती है, प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होती है, यंग पॉपुलेशन कंज्यूम भी ज़्यादा करती है। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं, ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, समझ गए। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर पुश की बात है। PM गति शक्ति, भारतमाला, सागरमाला, वंदे भारत, ये देखो कितने बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर के एग्जाम्पल्स हैं। नए नए हाईवेज बन रहे हैं, पोर्ट्स डेवलप हो रहे हैं। विजिंगजम पोर्ट डेवलप हुआ केरला में। तो कहने का मतलब है हर जगह देखो इंफ्रा अपग्रेड हो रहा है। और चाइना +1 स्ट्रेटेजी, अभी तो चलो इन दोनों ने टैरिफ कम कर दिए एक दूसरे के लिए, चाइना और US ने। पहले जब बहुत ज़्यादा टेंशन्स थी तो USA की बहुत सारी कंपनीज चाइना छोड़ के दूसरे देश में अपना रिस्क स्प्रेड करना चाहती थी, तो इंडिया को फ़ायदा हुआ। इंडिया के अलावा वियतनाम जैसे देशों को फ़ायदा हुआ। 2013-14 में इंडिया की पर कैपिटा इनकम 1438 थी। 2025 में ये बढ़ के पर कैपिटा $2880 हो चुकी है, यानी एक दशक में डबल हो चुकी है इंडिया की पर कैपिटा इनकम। बट आप कंपेयर करो, जर्मनी की पर कैपिटा इनकम कितनी है? $51,000। US की पर कैपिटा इनकम है $85,000। अगर हमें भी हायर इनकम का टैग लेना है तो हमारी पर कैपिटा होनी चाहिए $14,005 कम से कम। लेकिन इंडिया अभी भी लोअर मिडिल इनकम ग्रुप में आता है। और देखो GDP बड़ा है, बट क्या सबको बराबर मिल रहा है हमारे देश में? नहीं, इनइक्वालिटी है। कल भी हमने आर्टिकल डिस्कस किया था। कुछ लोग बिलियनर हैं, कुछ लोग सरकार से राशन ले रहे हैं। अर्बन रूरल में गैप बहुत ज़्यादा है। शहरों का डेवलपमेंट अलग लेवल पे चल रहा है, गांव डेवलप नहीं हो रहे हैं।
मुंबई का पर कैपिटा इनकम 6 लाख है, बिहार का पर कैपिटा इनकम 55,000 है। मतलब अलग अलग राज्यों के पर कैपिटा इनकम में बहुत ज़्यादा गैप है। थॉमस पिकेटे का ये कहना है, इकोनॉमिक ग्रोथ इक्वालिटी के बिना पूरी तरह से अनसस्टेनेबल है। मतलब आप बिना इक्वालिटी को इंश्योर किए एक लेवल से ज़्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं इंश्योर कर सकते। अगर आपने कर लिया तो ये सस्टेन नहीं करेगा, सोशली एक्सप्लोड कर जाएगा, ये क्राइम बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसलिए हमें इंक्लूसिव ग्रोथ की आवश्यकता है। और इसके लिए क्या चाहिए? इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए एजुकेशन में रिफॉर्म्स चाहिए, जो इससे पहले वाला आर्टिकल हमने डिस्कस किया। अर्बन हो या ट्राइबल, हर स्कूल में रिफॉर्म होना चाहिए। और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 आई है, लेकिन ये सिर्फ एक स्टार्ट है। मतलब इम्प्लीमेंटेशन अभी भी जरूरी नहीं है, बहुत कुछ करना बाकी है। एजुकेशन वाला कितना बढ़िया आर्टिकल हमने डिस्कस किया। फिर हेल्थ केयर की बात कर लीजिए। आयुष्मान भारत स्कीम ने एक बेस तो बना दिया है, बट देखो अभी भी ना गांव में डॉक्टर्स नहीं है, टेस्ट करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, अवेयरनेस नहीं है। स्किल डेवलपमेंट की बात कर लीजिए, 70 करोड़ यूथ ऐसे हैं जिनके पास सिर्फ डिग्री है लेकिन स्किल अच्छी नहीं है। कौशल विकास, जो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है वो चलाई गई है, लेकिन उसका रीच अभी बहुत बड़ा नहीं है, वो स्कीम उतनी इफेक्टिव साबित नहीं हुई है। सोशल सिक्योरिटी की बात करें, पेंशन, इंश्योरेंस, ये सेफ्टी नेट जो है सारे लोग इसका फायदा नहीं उठा पा रहे हैं, अवेयरनेस भी कम है। सिर्फ वेल्थ क्रिएट करने से काम नहीं चलेगा, वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन भी होना चाहिए अच्छे से। इसके लिए टैक्स रिफॉर्म जरूरी है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, महिलाओं को एम्पावर करना, ये सब जरूरी है। इस आर्टिकल की ना एक लाइन बिल्कुल सोल है कि देखो इंडिया तो अराइव हो चुका है। कई बार हम ये लाइन पढ़ते हैं, अब इंडिया का समय आ गया है, इंडिया हैज़ अराइव्ड। देखो इंडिया तो अराइव हो चुका है, बट भारत मस्ट राइज। भारत मस्ट राइज का मतलब जो है, मतलब जो रूरल लोग हैं, गरीबों का उत्थान है, वो पीछे नहीं छोड़ सकते। तो डेवलपमेंट का फ़ायदा ट्राइबल लोगों को, रूरल लोगों को, महिलाओं को, इन सबको होना चाहिए। एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स को डेवलप करने के लिए हमने बहुत कुछ किया है, और कुछ एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स ने अच्छा परफॉर्म भी किया है। दंतेवाड़ा जैसे इलाके जहाँ पे नक्सलिज्म काफ़ी ज़्यादा था, वहाँ पे स्कूलों में सक्सेस देखने को मिली है। तो भारत मतलब रूरल इंडिया जिसे हम बोल देते हैं, जो गरीब भारत है, उसको भी देखो सेम डिग्निटी चाहिए जो इंडिया के पास में है, वैसा ही एक्सेस चाहिए, वैसी ही अपॉर्चुनिटी चाहिए जैसे इंडिया के पास में है। हम भारत को पीछे नहीं छोड़ सकते। भारत और इंडिया का मतलब आप समझ गए ना, जो हमेशा बोलते हैं 2 भारत बसते हैं इंडिया में। एक इंडिया जो शहरों में देखने को मिलता है, एक भारत जो गांव में देखने को मिलता है। तो यहाँ पे दोनों का फर्क करके समझाया गया है। तो कुल मिला के देखो बात यही है कि चौथी लार्जेस्ट इकोनॉमी इंडिया बेशक बन गया है, लेकिन इंडिया को अभी इकोनॉमी में बहुत कुछ करना बाकी है। डेवलपमेंटल स्टोरी जो है अभी अनफिनिश्ड है। ग्रोथ प्लस में इक्विटी दोनों जब मिलेंगे तभी देश का असली फ्यूचर बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। जीडीपी की रैंक सिर्फ एक माइलस्टोन है, डेस्टिनेशन नहीं है। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। लास्ट में देख लेते हैं कौन कौन से आर्टिकल्स हमने डिस्कस किए। हमने लर्निंग वाला आर्टिकल डिस्कस किया, जिसमें हमने ये डिस्कस किया कि देखो मार्क्स लेने से, सिर्फ 3 घंटे का एग्जाम में याद करने से, रिकॉल करने से सिर्फ लोअर ऑर्डर थिंकिंग डेवलप होती है। हायर ऑर्डर थिंकिंग डेवलप करने के लिए कोल्ब मॉडल है, डेविड कोल्ब का, जिसमें वो 4 चीज़ें बोलते हैं। सबसे पहले कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस लो, फिर रिफ्लेक्ट करो, फिर एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्चुलाइजेशन करो, और फिर से रीट्राई करो। ये 4 चीज़ें करो, फिर जो थिंकिंग डेवलप होती है ना, वो इनोवेशन लेके आती है, कुछ नई चीज़ें बनती हैं। फिर स्टूडेंट्स वास्तव में नई चीज़ें बनाने में सक्षम होते हैं। अभी सिर्फ एक ही स्किल बच्चे सीख रहे हैं, रिकॉल। पूरे साल जो पढ़ा वो याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कुछ और भी कंसेप्ट है, न्यूरोप्लास्टिसिटी का कंसेप्ट बच्चे प्रैक्टिकली करते हैं तो ब्रेन रीवायर होता है, सीखते हैं। एक मल्टीपल इंटेलिजेंस वाला कंसेप्ट हमने डिस्कस किया था, हार्डनर वाला। हर बच्चा अलग अलग तरीके से सीखता है, लेकिन यहाँ पे एक ही तरीका है सबको जज करने का, रिकॉल कर पाता है क्या नहीं कर पाता। फिर हमने कौन सेक्टर, हाँ, फाइनेंशियल सेक्टर वाला आर्टिकल डिस्कस किया था, जिसमें 5 चीज़ें डिस्कस की। सबसे पहले नॉमिनेशन वाला इशू है, नॉमिनेशन के रूल्स अलग अलग हैं हर जगह पे, बॉन्ड मार्केट डेवलप नहीं है। फिर ये FATF का जो UBO वाला कंसेप्ट था, अल्टीमेट बेनिफिशियरी ऑनर आइडेंटिफिकेशन, ये ज़रूरी है, इस पे सख्त होना चाहिए। रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए जीरो कूपन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ प्रमोट होनी चाहिए। शेडो बैंकिंग जो है बहुत चल रही है, ये नहीं होनी चाहिए, इससे क्राइसिस आ जाते हैं। फिर हमने क्या डिस्कस किया, फिर ये रेमिटेंस वाला आर्टिकल हमने नहीं डिस्कस किया, कल डिस्कस करेंगे।
जापान को छोड़ के इंडिया चौथी लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गई है, अच्छी चीज़ है। 10 साल पहले तक हमको फ्रेजाइल 5 में काउंट करते थे, लेकिन इंडिया ने बहुत बढ़िया काम किया है। लेकिन ना अभी भी चैलेंजेस हैं। चैलेंजेस जैसे पर कैपिटा इनकम कम है, एजुकेशन में रिफॉर्म, हेल्थ सेक्टर में रिफॉर्म, अर्बन रूरल डिस्पैरिटीज़ हैं। तो इन सब चीज़ों को एड्रेस करना ज़रूरी है। भारत को राइज करना ज़रूरी है, तभी पूरा भारत, पूरा इंडिया ऊपर उठेगा। वेल्थ का रीडिस्ट्रीब्यूशन ज़रूरी है। डेवलपमेंट का लाभ ट्राइबल तक, ग्रामीण इलाकों तक, वुमन तक पहुंचना चाहिए। समझ गए? तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। कल मिलते हैं फिर से एक नई डिस्कशन के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़िए। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।